अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 2 द सेल एंड इट्स फंक्शंस का रिव्यू करूंगा और इस चैप्टर के अंदर जो भी डिफ़िकल्ट पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी है वो टोटल 100 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है, जिनमें से हर एक इंडिविजुअल सेल के पास ऐसी एबिलिटी मौजूद है कि वो इंडिविजुअली सर्वाइव कर सकता है, यानी कि वो बगैर अगर उसे हम अपनी बॉडी से अलग कर दें, बगैर किसी और सेल की मदद से, उसके पास इंडिविजुअली ये एबिलिटी मौजूद है कि उस अपने बलबूते पर सर्वाइव कर सके अगर उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाए। तो इसलिए हम सेल को एक बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, यानी कि हर सेल के पास ये एबिलिटी मौजूद है कि वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। हर सेल के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल मौजूद है जो कि सेल की जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है, और सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं जो कि उसके लिए जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जो सेल है इसलिए उसे हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, और हमारी बॉडी 100 ट्रिलियन सेल से बनी हुई होती है, और ये जो सेल्स हैं आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं जिसकी वजह से एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो तश्कील पाता है। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उन्होंने यही लिखा हुआ है कि टोटल 100 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं हमारी बॉडी में, और हर एक सेल जो है वो अपने इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है अगर उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाए। और जो सेल हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और कुछ नहीं है पहले पैराग्राफ में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल में वो ये बताता है कि जो सेल है अगर हम उसे लाइट माइक्रोस्कोप में देखें तो वो कुछ ऐसा नज़र आता है, यानी कि जो सेल है उसके अंदर हमें सिर्फ दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो दरमियान में न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और साइडों पे सारा हमें साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है। जो इनका पूरे सेल को मेम्ब्रेन कवर कर रही है, ये उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करते हैं, और एक मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर रही है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं उन सबको हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और उसके अंदर जो भी सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स हैं वो सब शामिल होते हैं। अब इस प्रोटोप्लाज्म जो है वो बेसिकली 5 सब्सटेंसेस जो है उनसे मिलकर बन रहा होता है, और वो 5 सब्सटेंसेस जो हैं उनमें वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स जिनमें डिफरेंट आयन्स आते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये 5 चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले वाटर को देखें तो वाटर जितने भी सेल हैं उन सब में जो बेसिक सॉल्वेंट है वो वाटर होता है। टोटल सेल में 70 to 85% जो है वो वाटर होता है एक्सेप्ट फॉर फैट सेल्स। और जो वाटर है उसके अंदर डिफरेंट जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि सेल को जिनकी ज़रूरत होती है वो या तो इसके अंदर डिसॉल्व होंगी या फिर इसी के अंदर सस्पेंडेड होगी। और जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी एंजाइम्स हैं वो सारे एक्वस कंडीशन में ही काम करते हैं। तो वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो बेसिक हमारा मीडियम है वो वाटर होता है सेल्स में। उसके बाद आयंस, जो इंपॉर्टेंट आयंस हमारे सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं उनमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और स्मॉल क्वांटिटीज़ में सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम शामिल हैं। ये जो आयंस हैं इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो डेवलप हो रही होती हैं वो बेसिकली सारी आयंस के थ्रू हो रहा होता है। पोटेशियम और जो सोडियम है ये आयंस ही हैं जो कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उनको जनरेट कर रहे होते हैं। उसके अलावा भी जो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनमें जो ये जो डिफरेंट आयंस हैं ये एज अ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ये काम करते हैं। उसके अलावा ये जो आयंस हैं डिफरेंट कंट्रोल मैकेनिज़म्स में भी काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आयंस के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस आ गए। सबसे पहले तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं उनमें आयंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनमें एज अ इनऑर्गेनिक जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आयंस होते हैं। उसके बाद डिफरेंट कंट्रोल मैकेनिज़्म जो हैं उनमें भी आयंस जो हैं काम करते हैं। उसके बाद प्रोटीन्स को देखें तो जो प्रोटीन्स हैं, वाटर के बाद जो सेल के अंदर मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन्स ही हैं। वाटर चूँकि जो सेल है उसका बेसिक जो सॉल्वेंट है मीडियम उसका काम कर रहा है तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑब्वियसली वाटर होगा। लेकिन जो सेल की ड्राई जो सेल होता है जिसके अंदर से हम सारा वाटर जो है उसको निकाल दें तो उसमें का जो 50% जो है स्ट्रक्चर वो प्रोटीन से बनता है, और जो एक नॉर्मल सेल है उसके अंदर 10 से 20% जो है वो ये प्रोटीन मौजूद होती है।
प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन जो है वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, दूसरी फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं ये इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग फिलामेंट्स मौजूद होती हैं, जो कि बेसिकली पॉलीमर्स ही होते हैं इंडिविजुअल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के। वो मिलके आपस में जो स्मॉल इंडिविजुअल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिलके जो हैं वो लॉन्ग फिलामेंट्स बना लेते हैं। और ये जो लॉन्ग फिलामेंट्स हैं सेल का जो साइटोस्केलेटन है वो बना रहे होते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हमने डिफरेंट जगहों पे पढ़ा हुआ है कि जो सिलिया है या फिर डिफरेंट जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं वो सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनते हैं। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये असल में जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन ही होती है, और ये जो जितना भी सेल के अंदर स्ट्रक्चरल और सपोर्ट का रोल है वो सारे ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कर रही होती हैं। उसके बाद जो ये सेल के अलावा सेल के अंदर ये सिलिया, नर्व एक्सोन्स और जो पूरा सेल का साइटोस्केलेटन है साइटोप्लाज्म के अंदर, और जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं ये सब स्ट्रक्चरल प्रोटीन से बने होते हैं। इसके अलावा सेल के बाहर भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जो बेसिकली हमारे कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, और जो हमारे टेंडन्स, लिगामेंट्स हैं ये सब जो हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ही होती हैं। उसके बाद दूसरी जो टाइप है प्रोटीन्स की वो है फंक्शनल प्रोटीन्स। अब जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो फाइब्रिलर स्ट्रक्चर होता है उनका, जबकि जो फंक्शनल हैं प्रोटीन्स ये ग्लोबुलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो फिलामेंट्स की फॉर्म में एक जगह पे अटैच होती हैं, जबकि जो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं ये ग्लोबुलर होती हैं और ये मोबाइल होती हैं, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट करके जा सकती हैं। और बेसिकली जो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं उसमें हमारे एंजाइम्स आते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल के अंदर जितना भी जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उन सबको कैटलाइज करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एंजाइम जो हैं ये फ्रीली मूविंग भी होते हैं, और डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी सरफेस का अटैच होकर डिफरेंट रिएक्शंस करवा रहे होते हैं, जो कि हमने बेसिकली पढ़ा हुआ है एंजाइम्स के चैप्टर में। उसके बाद लिपिड्स को देख लेते हैं। बेसिकली जो लिपिड्स है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइप के सब्सटेंसेस आ जाती हैं, और उनके दरमियान ये कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि वह सब जो है वो सोलबल होती हैं फैट सॉल्वेंट्स में। अब फैट सॉल्वेंट्स में ईथर और अल्कोहल इस तरह की चीज़ें सब आ जाती हैं, और जो जितने भी लिपिड्स हैं उनमें सब में यही कॉमन प्रॉपर्टी है कि वो फैट सॉल्वेंट होते हैं। तो लिपिड काफ़ी जो है वास्ट किस्म की क्लासिफिकेशन है, और इसके अंदर डिफरेंट जो है सब्सटेंसेस आती हैं, जिनके अंदर जो सेल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड्स हैं वो फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स उनकी मेम्ब्रेन है जिनमें डिफरेंट आ जाती हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह, ये सब जो हैं ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती हैं। तो लिपिड में जो बेसिकली इनका इंपॉर्टेंट रोल यही है क्योंकि ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये मेम्ब्रेन्स बना रहे होते हैं, और जो सेल है उसके अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बना रहे होते हैं। बेसिकली जो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल हैं ये मिलके मेम्ब्रेन्स बना रहे होते हैं, और ये जो टोटल सेल है उसका जो 2% है वो ये बना रहे होते हैं। इसके अलावा बाकी इस सेल्स के अंदर इतनी जो लिपिड्स है इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद नहीं होते जैसे कि प्रोटीन थी, लेकिन जो फैट सेल्स होते हैं क्योंकि हम उनका नाम ही फैट सेल है, उनके अंदर जो लिपिड है वो ज़्यादा अमाउंट में स्टोर होते हैं। बेसिकली जो लिपिड्स हैं वो एज अ स्टोरेज भी काम करते हैं, एनर्जी स्टोरेज काम करते हैं। जब भी हमारी बॉडी जो है वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स जो फैट सेल्स हैं उनमें स्टोर कर लेती है, और जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो लिपिड्स हैं इनको ब्रेक डाउन करके एनर्जी बन जाती है। बेसिकली जो हमारी बॉडी जिस फॉर्म में इनको स्टोर करती है उन्हें हम ट्राइग्लिसराइड या फिर न्यूट्रल फैट भी कहते हैं। और जो फैट सेल्स हैं उनके अंदर ये जो न्यूट्रल फैट है अप टू 95% जो उनकी टोटल सेल मास है वो बना रही होती है, और उनके अंदर ये स्टोर होती है हमारी बेसिकली एज आ एनर्जी स्टोर। उसके बाद आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका जो मेन फंक्शन है, जो मेन रोल है वो सेल की न्यूट्रिशन में है। यानी कि जो सेल है उसमें हम जानते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन जो हो रही होती है उसके अंदर ग्लूकोज इस्तेमाल होता है, और ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो जो इस वजह से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका जो मेन रोल है वो न्यूट्रिशन में होता है, जबकि जो स्ट्रक्चरल इनका फंक्शन है वो बहुत कम होता है। बस एज अ ग्लाइकोप्रोटीन ये सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें एज अ ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, वैसे इसका कोई स्ट्रक्चरल रोल नहीं है।
और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये क्योंकि वाटर सोल्युबल होते हैं तो सेल के अंदर ये इतने स्टोर भी नहीं होते, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मौजूद होते हैं, ताकि जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो वो उसी टाइम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ग्लूकोज को ले और उसे यूज़ कर ले। और सेल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ये स्टोर होते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन इनसॉल्युबल पॉलीमर है ग्लूकोज का, तो इन द फॉर्म ऑफ जो ग्लाइकोजन है ये सेल के अंदर स्टोर होंगे। वैसे सेल के अंदर इतने ज़्यादा नहीं होते, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मौजूद होते हैं। और ये स्ट्रक्चर इनका जो रोल है एज अ ग्लाइकोप्रोटीन होता है सिर्फ। और यहाँ पे परसेंटेजेस दी हुई हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो 1% होते हैं मोस्टली सेल्स में, जबकि जो मसल सेल हैं चूँकि उनकी जो एक्टिविटी वो ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो उनमें 3% होंगे। और कुछ लीवर सेल्स हैं उनके अंदर 6% तक हो सकते हैं, क्योंकि जो लीवर है उसने ग्लाइकोजन की फॉर्म में इसे स्टोर करना होता है। उसके बाद फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल की बात करेंगे। बेसिकली जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है उसके दो पोर्शंस होते हैं। एक तो उसके अंदर जो सोल्युबल पार्टिकल्स वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं उसे हम साइटोसोल कहते हैं। दूसरा उसके अंदर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, जो कि जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इन सेल ऑर्गेनेल्स में हम बेसिकली इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनेल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस ये सब शामिल हैं। वे जो ऑर्गेनेल्स हैं इनमें से जो मोस्टली हैं वो मेम्ब्रेन, जिस तरह सेल पूरा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, इस तरह ये ऑर्गेनेल्स भी जो हैं वो मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, इसलिए हम मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल भी इन्हें कहते हैं। इनमें से जो मोस्टली ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन कवर्ड हैं, जिनमें गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस ये सब शामिल हैं। लेकिन जो राइबोसोम्स हैं वो याद रखना कि वो मेम्ब्रेन कवर्ड नहीं होते, तो इसलिए जो राइबोसोम्स हैं उन्हें हम मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे। जो सेल मेम्ब्रेन है बेसिकली वो जो मेजर क्वांटिटी में प्रोटीन्स और लिपिड से मिलकर बनती है। 55% इसमें प्रोटीन्स होती हैं, जबकि जो ऑलमोस्ट 45% लिपिड्स होते हैं, जबकि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी शामिल हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में होता है। अब उसे समझने से पहले हमें फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को गौर से देखना होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये अगर हम इतने से हिस्से को देखें तो ये एक इंडिविजुअल जो है फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, और ये टोटल ये दो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं, ये एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। इसके अगर हम नीचे देखें जो गोल चीज़ है ये इसका हेड है, और इसके जो नीचे स्ट्रक्चर है ये टेल है। जो हेड है ये इसे हम फॉस्फेट हेड भी कहते हैं, क्योंकि ये फॉस्फेट से बना होता है, और जो ये टेल है ये फैटी एसिड टेल है। अब ये जो इसका हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, यानी कि जो इसका हेड है, इसका जो फॉस्फेट हेड है ये वाटर के साथ समहाउ सोल्युबल है, तो इसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। जबकि फैटी एसिड्स हम जानते हैं वो हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, तो इन्हें हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। अब जो एक मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, वो बेसिकली इस तरह के दो मॉलिक्यूल्स से जो दो मॉलिक्यूल हैं वो इसके विड्थ में दो मॉलिक्यूल से मिलकर बन रही होती है। यानी कि वैसे तो टोटल सेल मेम्ब्रेन कोई हज़ारों लाखों इस तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बन रही है, लेकिन जो इसकी विड्थ है बेसिकली सेल मेम्ब्रेन 2 मॉलिक्यूल्स थिक होती है। तो जो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड है उसके अंदर भी वाटर बहुत ज़्यादा होगा, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें भी वाटर जो है बहुत ज़्यादा होगा। तो ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है इसका जो वाटर लविंग ये जो हेड है ये हमेशा पानी की तरफ होगा। अब सेल के अंदर भी पानी है, सेल के बाहर भी पानी है, तो अंदर और बाहर दोनों तरफ ये जो हैं इसके जो फॉस्फेट हेड्स हैं वो आ जाएंगे फॉस्फोलिपिड के, जबकि दरमियान वाला हिस्सा ये सारा ये इधर इन दोनों की जो टेल्स हैं जो कि हाइड्रोफोबिक हैं वो सारी आ जाएंगी। तो इस तरह बेसिकली जो एक लिपिड बाय लेयर जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का वो बनता है। और ये जो लिपिड बाय लेयर स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो लिपिड्स हैं उनके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। मोस्टली ये जो है फॉस्फोलिपिड से मिलकर बन रहा होता है, लेकिन फॉस्फोलिपिड के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी इसमें शामिल होता है और स्फिंगोलिपिड्स भी शामिल होते हैं। आउट ऑफ ऑल द लिपिड्स जो फॉस्फोलिपिड्स हैं टोटली सेल मेम्ब्रेन के अंदर 25% प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लिपिड बाय लेयर है ये जो
वाटर और वाटर सोलबल जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के लिए इम्परमिएबल होती है, क्योंकि इसके दरमियान में ये जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन मौजूद है, ये फैटी एसिड पोर्शन, ये पानी को ना तो अंदर जाने देगा ना तो बाहर जाने देगा। सो ये जितना भी बेसिक लिपिड बाई लेयर है हमारे पास, ये सारी जो है परमिएबल होती है पानी के लिए। जबकि यही जो फैटी एसिड पोर्शन है ये हाईली सोलबल होता है अदर फैट सोलबल सब्सटेंसेस के लिए, जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, इस तरह की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर से पास कर सकती हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होगी और जो दूसरी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनके लिए परमिएबल होती है। फॉस्फोलिपिड्स के बाद जो लिपिड्स मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, उनमें आते हैं स्फिंगोलिपिड्स। और ये जो स्फिंगोलिपिड्स हैं ये वैसे तो स्मॉल अमाउंट में मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स के अंदर इनके बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। और वो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि स्फिंगोलिपिड्स प्ले कर रहे होते हैं। इनमें प्रोटेक्शन आ जाती है फ्रॉम हार्मफुल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सिग्नल ट्रांसमिशन में ये काम कर रहे होते हैं। और जो सेल के ऊपर डिफरेंट एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स अटैच होती हैं उनके लिए एज एडिशन जो साइट है ये काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्फिंगोलिपिड्स के भी जस्ट लाइक फॉस्फोलिपिड्स 2 पोर्शन होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पोर्शन। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल को देखें तो अबाउट 13% जो है सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। जो कोलेस्ट्रॉल है इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये सेल जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी और उसकी जो परमेबिलिटी है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा वह उतनी ज़्यादा इम्परमिएबल होती जाएगी। इसे हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे 2 ईंटों को हम उनके दरमियान में सीमेंट लगा के जोड़ दें, तो जो 2 ईंटें हैं वो उनके दरमियान जो गैप्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसके अक्रॉस जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं वो मूव नहीं कर सकेंगे। अगर हम वैसे 2 ईंटों को यूँ रख दें तो उसके दरमियान से पानी वगैरह पास कर सकता है, लेकिन अगर हम उसके दरमियान में सीमेंट भी लगा दें तो फिर वो बिल्कुल इम्परमिएबल हो जाएगी। इसी तरह जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि उसे इम्परमिएबल बना रहा होता है। उसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो चूँकि सीमेंट काम कर रहा होता है, यानी कि 2 जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैं उनको आपस में जोड़ रहा होगा, तो जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है उसको भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। लिपिड्स के बाद जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन का वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन्स को देखते हैं। बेसिकली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हम जानते हैं कि जो लिपिड बाई लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की वो कंटिन्यूस नहीं होती, जबकि काफ़ी जगह पे वो पेनिट्रेट कर रही होती है उनसे प्रोटीन्स। तो इसी तरह प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जो लिपिड बाई लेयर है इसको यहाँ पे ये सारी प्रोटीन्स हैं। तो इस लिपिड बाई लेयर को डिफरेंट जगह पे जो प्रोटीन्स हैं वो पेनिट्रेट कर रही होंगी। और इसी तरह 2 टाइप्स के हमारे पास प्रोटीन्स आ जाती हैं। एक तो वो जो सेल मेम्ब्रेन को कम्प्लीटली पेनिट्रेट कर रही हैं, जिनका एक एंड जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और जो दूसरा एंड है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ऐसी प्रोटीन्स को हम कहते हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स, जो कि कम्प्लीटली पेनिट्रेट कर रही हों हमारे लिपिड बाई लेयर को। उसके बाद जो सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन्स आती हैं वो आ जाती हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब पेरिफेरल प्रोटीन जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन की सिर्फ एक ही साइड पे अटैच होती हैं। जैसे कि ये यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन है जिसके दोनों एंड एक एंड बाहर एक अंदर है, लेकिन इसके साथ एक और प्रोटीन अटैच है, इसे हम पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे क्योंकि ये सिर्फ सेल के अंदर वाली साइड पे है। इसी तरह डिफरेंट प्रोटीन जो है वो सिर्फ सेल की बाहर वाली साइड पे भी मौजूद होंगी, और ये सेल मेम्ब्रेन की या तो अंदर वाली साइड पे मौजूद होती हैं या फिर बाहर वाली साइड पे, और ये कम्प्लीटली पेनिट्रेट नहीं करी होंगी, इसलिए हम इन्हें पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। अब ये जो दोनों प्रोटीन्स हैं इंटीग्रल और पेरिफेरल, इन दोनों के डिफरेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहले इंटीग्रल प्रोटीन के फंक्शन को देखें तो चूँकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसको कम्प्लीटली पेनिट्रेट करी होंगी, तो ये एज आ चैनल्स काम करती हैं, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन के जो लिपिड बाई लेयर है वो तो इम्परमिएबल थी डिफरेंट वाटर के लिए और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए। तो जो ये हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं ये उसे पेनिट्रेट करके उसके अंदर पोर्स बना देते हैं, और इस पोर्स के थ्रू जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर सॉल्युबल जो आइंस हैं, जितने भी आइंस हैं वो सारे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मूव कर पाएंगे। तो इसीलिए हम सेल मेम्ब्रेन चूँकि
इम्परमेबल कम्प्लीटली नहीं होती है, इसे हम इसलिए सेमी परमेबल कहते हैं, क्योंकि जो इसका लिपिड बाइलेयर है वो तो वाटर के लिए कम्प्लीटली इम्परमेबल है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट चैनल्स बन जाते हैं जो कि इंटीग्रल प्रोटीन्स बना रही होती हैं, और वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो आइंस हैं उनकी जो डिफ्यूजन है उनको अलाउ करते हैं। इसके अलावा जो कुछ प्रोटीन्स हैं वो एज अ कैरियर प्रोटीन काम करती हैं। कैरियर प्रोटीन ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस जो कि थ्रू पोर्स जो हैं वो अक्रॉस द पोर मूव नहीं कर सकती, उनको जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो मूव करवाती हैं। इसी तरह जो कैरियर प्रोटीन्स हैं या तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाएंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऐसी डिफ्यूजन को कहते हैं जो उन सब्सटेंसेस की होती है जो कि पोर्स के थ्रू तो डिफ्यूज़ नहीं कर पाती, लेकिन कैरियर प्रोटीन के थ्रू जो है विदाउट यूजिंग एनर्जी वो डिफ्यूज़ करी होती हैं, तो उसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। लेकिन ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं अगर ये अपोजिट द ग्रेडियंट किस चीज़ को मूव करवा रही हैं, यानी कि लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करवा रही हैं, तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी करवा रही होती हैं कैरियर प्रोटीन्स और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी। तो कैरियर प्रोटीन्स जो हैं इनके दो फंक्शन आएंगे, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और फिर कुछ जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो एज अ एंजाइम भी काम करेंगी, और ये दो फंक्शन होंगे, पहला एज चैनल्स, उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवा रही हैं एज अ कैरियर प्रोटीन, उसके बाद एज एंजाइम। और एक चौथा फंक्शन है इंटीग्रल प्रोटीन्स का, वो ये एज अ रिसेप्टर साइट काम करती हैं कुछ हार्मोन्स के लिए। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मूव नहीं कर पाते, तो वो आके अटैच होंगे इंटीग्रल प्रोटीन के साथ, इंटीग्रल प्रोटीन का जो बाहर वाला एंड है उसके साथ। तो इससे जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये एक्टिवेट होगी, और इसका जो अंदर वाला एंड है वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं कुछ रिलीज़ करेगा, जिन्हें हम कहेंगे सेकंड मैसेंजर्स। जो पहले हार्मोन आया था उसके बाद जो सेल वो आके इनको एक्टिवेट करेगा, और ये सेल के अंदर वाली साइड पे सेकंड मैसेंजर्स रिलीज़ करेंगे, जो कि वो जो सिग्नल है उसको सेल के अंदर जो है आगे फर्दर ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद पेरिफेरल प्रोटीन के फंक्शंस देख रहे हैं, तो मेनली जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं चूँकि ये सिर्फ एक एंड पे अटैच होती हैं, तो फिर ये चैनल या पोर्स वगैरह के तौर पे काम नहीं कर सकती। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं मोस्टली एंजाइम्स होते हैं, या फिर ऐसी पेरिफेरल प्रोटीन्स जो कि इंटीग्रल प्रोटीन्स के साथ अटैच होती हैं एक साइड पे, और मतलब इंटीग्रल प्रोटीन जो चैनल बना रही है उनके साथ जो कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स अटैच होती हैं, वो इन चैनल्स के एज अ कंट्रोलर काम, एज अ गेट वे या फिर कंट्रोलर काम करती हैं, यानी कि कुछ सब्सटेंसेस को ये मूव करने की इजाज़त देती हैं और कुछ को नहीं देती। तो ये थे इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स के बेसिकली फंक्शन। तो बेसिकली हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में ये पढ़ा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है मोस्टली बाय लिपिड्स और प्रोटीन्स बनती है, जबकि स्मॉल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हैं, और जो लिपिड्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लिपिड बाइलेयर मौजूद होते हैं, और इस लिपिड बाइलेयर में मोस्टली फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, लेकिन उसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी होता है, और स्मॉल अमाउंट में स्फिंगोलिपिड्स भी होते हैं। और स्फिंगोल इन सब के हमने फंक्शन पढ़ लिए। उसके बाद जो लिपिड बाइलेयर है वो इम्परमेबल थी, लेकिन जो इसके अंदर प्रोटीन पोर्शंस हैं वो इस लिपिड बाइलेयर को डिफरेंट पॉइंट्स पे पेनिट्रेट कर रहे होंगे। तो कुछ जगह पे जो पोर्शन जो प्रोटीन है ये एज अ चैनल काम कर रही है, और कैरियर प्रोटीन भी काम कर रही है, और एज अ रिसेप्टर साइट फॉर डिफरेंट हार्मोन्स भी काम करेगी। और उसके बाद इन दोनों चीज़ों के अलावा जो तीसरी चीज़ है जिससे सेल मेम्ब्रेन बन रही होती है वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अल्सो ये स्मॉल अमाउंट में मौजूद होते हैं, लेकिन इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे एक कवरिंग बना रहे होते हैं जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं चूँकि ये वाटर सोल्युबल हैं, तो ये फ्री कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में जो हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद नहीं होते, बल्कि ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब अगर हम इस सेल मेम्ब्रेन के डायग्राम को देखें तो इसके अंदर ये हम देख सकते हैं, ये जो बाहर रेड हमें पोर्शन नज़र आ रहे हैं सारे जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो जितनी भी यहाँ पे प्रोटीन्स हमें नज़र आ रही हैं उन सब के साथ हम देख सकते हैं कि उसकी बाहर वाली साइड पे एक कार्बोहाइड्रेट की जो चेन है वो मौजूद है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे। इसी तरह जितनी भी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं सेल मेम्ब्रेन में, उनके साथ जो उनके आउटर वाली सरफेस है वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल भी लगे होंगे, और हम टोटल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होती हैं सेल मेम्ब्रेन की बाहर वाली सरफेस पे। इसके अलावा जो 1/10 ऑफ फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जिसके आप देख सकते हैं कहीं कहीं जगह पे फॉस्फोलिपिड के साथ भी ये कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ ये ग्लाइकोलिपिड्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। इसके अलावा एक तीसरी टाइप की फॉर्म में भी ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं जिसे हम प्रोटियोग्लाइकन कहते हैं।
अब ये प्रोटीओग्लाइकन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ही कम्बिनेशन होता है। बेसिकली ये भी सेल के आउटसाइड पे ऐसे तरह कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो लगे होते हैं और वो सेल मेम्ब्रेन के साथ प्रोटीन कोर के ज़रिए अटैच होते हैं। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट जो है सेल मेम्ब्रेन के जो आउटर सरफेस है उस आउटर सरफेस पे प्रोट्रूड कर रहा होता है इन द 3 फॉर्म्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स और प्रोटीओग्लाइकन्स। और ये जो बाहर एक आउटर कवरिंग से बना लेता है जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके टोटल 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं बेसिकली जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो ये कि जो ये ग्लाइकोकैलिक्स है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये जितने भी नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंसेस या नेगेटिवली चार्ज जितने भी आयंस वगैरह हैं उनको सेल मेम्ब्रेन के इंटर नहीं होने देते सेल के अंदर। उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये कि ये जो एक सेल का ग्लाइकोकैलिक्स है वो दूसरे सेल के ग्लाइकोकैलिक्स के साथ बाइंड हो जाता है, जिसकी मदद से वो 2 सेल्स को आपस में अटैच करने में मदद करता है। तीसरा ये कि जैसे हमने पहले पढ़ा है कि इंटीग्रल प्रोटीन्स हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर साइट का काम करती हैं, इसी तरह ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये भी एज ए रिसेप्टर साइट काम करता है। उसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये इम्यूनिटी के अंदर भी जो इम्यून रिएक्शंस हैं उनके अंदर भी ग्लाइकोकैलिक्स जो है अपना रोल प्ले कर रहा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेसिकली अब हमने पढ़ लिया। अब हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं उनको अब हम पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे।